नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 3 बजे की 3 बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन की उन 3 बड़ी खबरों की जिनका आपकी जिंदगी से सीधा कनेक्शन होता है। अक्सर खबरें बहुत होती हैं, लेकिन उनमें कौन सी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यह समझना आसान नहीं होता, और इसलिए इस प्रोग्राम के जरिए हम आपके लिए चुनकर लाते हैं 3 ऐसी अहम खबरें जिनका असर कहीं ना कहीं आपकी जेब, आपकी सुरक्षा या फिर आपके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। हमारा मकसद है कि कम समय में आपको साफ, सरल और काम की जानकारी मिले, जिससे आप हर जरूरी खबर से अपडेट रहें। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी खबरों पर। वो कौन सी हैं वो भी हम आपके सामने रखते हैं। ये 3 बड़ी खबरें। सबसे दुख वाली खबर इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो है आशा ताई को लेकर। आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर वो है मथुरा हादसे का दर्द जो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तीसरी बड़ी खबर है नापाक प्लान फेल होता हुआ नजर आया है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की मध्यस्थता करके ईरान और अमेरिका को आमने सामने लाया जाए, और वो तस्वीर भी जब देखने को मिली, लेकिन जो शर्तें थीं उन पर कोई भी बातचीत नहीं बनी है। चलिए सबसे पहले आपके सामने वो पहली बड़ी खबर रख देते हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा जानकारी जो है आपको देते हुए नजर आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि ये 3 बड़ी खबरें कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि सबसे पहली जो खबर है वो बेहद दुख पहुंचाने वाली दुखदायी खबर है। आशा ताई जो अब हमारे बीच नहीं है, 8 सितंबर 1933 को सांगली महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, और आज ये खबर जब आई तो पूरे देश को एक बड़ा झटका समझिए एक तरह से लगा है, क्योंकि सिंगर आशा भोसले जो कि आशा ताई के रूप में भी जाने जाती हैं, और 92 साल की उम्र में उनका निधन जो हुआ उससे बेहद बड़ी क्षति जो है वो पहुंची है। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान के फार्स न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा जो है वो देखने को मिला है। अमेरिकी जहाज को होर्मुज पार करने से रोका गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान के फार्स न्यूज एजेंसी की तरफ से यह बड़ा दावा किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसे रोक दिया गया है। ईरानी नौसेना ने जहाज को फिलहाल पार करने से रोक दिया है, और ईरान ने 30 मिनट के अंदर निशाना बनाने की भी चेतावनी दी है। ईरान की चेतावनी के बाद जो अमेरिकी जहाज है वो आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आया है। यानी तस्वीर अब आप समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी भी परेशानी जो है वो बनी हुई है, खासकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए। अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिकी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश कर रहा होता है, और इसी दौरान ईरानी नौसेना की नजर उस पर पड़ती है, जिसके बाद जहाज को पार करने से रोक दिया जाता है। और इस बीच पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति को लेकर चल रही बातचीत वो भी फेल हो गई है। बातचीत तो 21 घंटे से ज्यादा तक चली, लेकिन नतीजा सिफर रहा, जस का तस जो हमने अंदाजा लगाया था। रिपोर्ट्स की माने, यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच होर्मुज स्ट्रेट खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेंच फंस गया। वार्ता फेल होने के बाद वेंस साहब जो है वो अपनी टीम के साथ अमेरिका के लिए वापस रवाना हो गए, और लौटने से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका बिना डील के लौट रहा है। यह अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। यह बयान अब आप समझिए कि क्यों दिया गया। यानी जिस सीजफायर की बात हुई है, जो शांति वार्ता के जरिए उम्मीद लगाई जा रही कि युद्ध समाप्त हो जाता, उस पर कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कि उन्होंने कहा कि अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। यानी वेंस ने यह भी कहा कि किसी भी समझौते के लिए जरूरी है कि ईरान यह वादा करे कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिका की शर्तें स्पष्ट थी, लेकिन ईरान ने उन्हें नहीं माना। हालांकि उन्होंने यह जरूर जोड़ा कि आगे समझौते की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें फाइनल ऑफर देकर जा रहे हैं, अब देखना है कि ईरान इसे मानता है या नहीं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए शांति वार्ता में क्या कुछ रहा वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वो आप समझिए कि ईरान को ट्रंप की
धमकी जो है वो क्या है। ईरान पर वेनेजुएला मॉडल लागू कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये जो है धमकी दी जा रही है। साथ ही साथ यूएस नेवी हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा कर सकती है, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने की कोशिश की बात भी निकलकर सामने आई है। तीसरी बड़ी खबर, जो बड़ी बात है वो है ईरान के खारगा आइलैंड पर कंट्रोल जो है वो अमेरिका कर सकता है और हॉर्मुज खार्ग पर कंट्रोल कर आर्थिक दबाव जो है वो बनाया जा सकता है। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं रहने वाली है। हॉर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल से चीन पर भी दबाव बढ़ सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। साथ ही साथ ये जो पेंच है वो पूरा फंसता हुआ भी नजर आ रहा है। ये ईरान को ट्रंप की तरफ से जो है धमकी दी गई है। ईरान पर वेनेजुएला मॉडल लागू कर सकते हैं। हॉर्मुज से गुजरने वाला हर जहाज ईरानी मिसाइलों की जद में है। हॉर्मुज पर कंट्रोल क्यों जरूरी है, ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। ईरान मोबाइल लॉन्चर से जहाजों पर हमला कर सकता है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज गुजर रहे हैं या गुजरने की कोशिश भी कर सकते हैं, उन पर ईरान की पैनी नजर है। नौसेना पूरी तरह से एक्टिव है। जो हमने अभी आपको खबर भी दिखाई कि अमेरिकी जहाज जो है वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भी रोक दिया गया और चेतावनी दी गई कि अगले आधे घंटे के अंदर आप पर कहर ढा दिया जाएगा, इसलिए जस के तस जहां है वहीं रहें। और उसके बाद से वो अमेरिकी जहाज वहां से हिला तक नहीं। क्रूज मिसाइलों से ईरान पूरे स्टेट को कवर करता है। हॉर्मुज स्ट्रेट की बात हो रही है, क्रूज मिसाइलों के जरिए वो पूरा कवर करता है। ईरान ने 5000 से ज्यादा नेवल माइंस जो हैं वो हॉर्मुज में बिछाई हैं, जिसको लेकर अमेरिका की परेशानी बढ़ी है। वो लगातार यही कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही है और उसमें से ये बड़ी वजह भी है और ये भी परेशानी का सबब जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईरान ने 5000 से ज्यादा नेवल माइंस जो है हॉर्मुज में बिछा दी है। अब देखिए जो पीस टॉक हो रहा था उनमें मुद्दे क्या थे वो समझिए। पीस टॉक में मुद्दे क्या थे, वो थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बातचीत होनी चाहिए, ये उम्मीद की गई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बातचीत हुई लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकला। दूसरा था परमाणु कार्यक्रम को लेकर, यूरेनियम संवर्धन को लेकर, कि उस पर कहा जा रहा था कि आप हथियार नहीं बनाएंगे, इसको लेकर आप विश्वास दिलाएं और इसको लेकर कोई फैसला लें ईरान की तरफ से, ईरान को कहा जा रहा था, लेकिन उस पर भी तस्वीर क्लियर नहीं हुई। इस वजह से पीस टॉक भी जो है वो सवालों के घेरे में रहा। यूरेनियम संवर्धन जिसका जिक्र मैंने किया कि इसको लेकर भी तस्वीर क्लियर होते हुए नजर नहीं आ रही थी। और लेबनान में युद्ध विराम की बात जो है ईरान कर रहा था कि लेबनान पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं और इजराइल की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं ये स्टेप लेने की जरूरत है कि लेबनान में युद्ध विराम जो है वो देखने को मिले, युद्ध विराम का हिस्सा जो है वो लेबनान रहे। विदेशों में सीज की गई हुई ईरानी संपत्ति जो है वो एक एक करके उसमें से सीज वाला जो काम है वो हटाया जाए ताकि ईरान उसका यूज कर सके। युद्ध की अगर बात की जाए, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की बात भी जो है वो कही गई है कि जो नुकसान इस पूरे युद्ध में हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका करे, लेकिन इन सब पर बातचीत नहीं बनी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा हमारे साथ जुड़े। रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, बहुत उम्मीदें थी कि शांति वार्ता के जरिए जो है कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन करनी कथनी का डिफरेंस, जिसमें कहा जा रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका क्लियर कट है कि वो खुलवा लेगा, हुआ कुछ नहीं। साथ ही साथ जो लेबनान पर हमले थे उसको भी रुकवाना था, वो भी सीजफायर का हिस्सा हो, इसको लेकर ईरान लगातार दबाव जो है बना रहा था और अपनी बात कह रहा था। इन सभी बिंदुओं पर बातचीत ही जो है नहीं हुई और फिर वहां से जो जेडी वेंस साहब हैं वो वहां से टेक ऑफ करते हुए निकल गए कि कुछ नहीं हो सकता है। कैसे देखें इस पूरे पीस टॉक को, और साथ ही साथ पाकिस्तान को एक बड़ा झटका भी इससे कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आया, क्योंकि मध्यस्थता के जरिए वो अपनी छवि को साफ करने की कोशिश कर रहा था, एक बड़ा मैसेज जो है वो देने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसकी छवि और उसके मैसेजेस क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। रजनीश, देखिए आशीष, अगर इस पीस वार्ता की अगर बात की जाए तो ये मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी ये पीस वार्ता थी, क्योंकि इस पीस वार्ता के शुरू होने से पहले ही जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके बयान जिस तरीके से आ रहे थे वो इस और इशारा कर रहे थे कि हम जो है वो ये पीस वार्ता जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम किसी तरीके से झुके नहीं हैं और हमारी रुख में किसी भी तरीके की कोई नरमी नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा था कि पीस वार्ता का हल निकले
या नहीं निकले, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज तो खुलेगा और वो खुलकर रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग नेचर था और ये कहीं ना कहीं अमेरिका की नीयत जो है वो झलका रहा था कि किस तरीके की ये पीस वार्ता होगी। ऐसे में आप किसी देश को ये कह रहे हैं कि आप परमाणु जो है वो ऊर्जा नहीं बनाएंगे, यूरेनियम को लेके बात हुई, इसके अलावा जो तमाम जो दूसरी चीजें थी उनको लेके बात हुई, लेकिन हर बात में अमेरिका ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा। अब अमेरिका ने कहा कि आपको ये मानना होगा, ये नहीं बात हुई कि ये चीज ऐसी है तो अगर यूरेनियम की बात कर ली जाए, परमाणु ऊर्जा की बात कर ली जाए या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मोज की बात कर ली जाए, तो ये ऐसी इस तरीके से बातें मुझे लगता है नहीं की गई कि इसका हल क्या निकाला जाए, इसका सेकंड पार्ट क्या हो सकता है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, इसके लाभ क्या हो सकते हैं दोनों देशों के लिए या फिर तमाम दुनिया के देशों के लिए। जबकि अमेरिका ने से कहा कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलेंगे, आपको खोलना पड़ेगा, आप खोलेंगे जरूर, इस पीस वार्ता का हल निकले या निकले, आपको हार्मोज हम खुलवा कर रहेंगे। तो ये एक बातें कहीं ना कहीं उन अमेरिका के जो दम्भ है या एक घमंड है उसको दर्शा रही थी। इसके अलावा जिस तरीके से परमाणु ऊर्जा की जो बात थी वो साफ तौर पर सामने कि आप को ये डर है कि अगर ईरान परमाणु जो है वो एक परमाणु हथियारों का देश बन जाता है तो कहीं ना कहीं ईरान को आगे आने वाले समय में हराना या फिर उसके साथ इस तरीके के जो युद्ध की बात करना, ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। आप देखिए कि जो बातें अमेरिका ने ईरान को कही हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज की ओर दर्शाती हैं कि ईरान किसी भी हालत में आगे ना बढ़े, उसकी जो सैन्य क्षमता है, उसकी जो हथियारों की क्षमता है, उसकी जो मिसाइलों की क्षमता है वो आगे ना बढ़े। अब आप रजनीश ये भी समझिए ना कि इस दौरान ये सारी चीजें तो हुई, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अभी भी बयानबाजी जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हम खुलवा लेंगे, जबकि यही अमेरिका है जो अपने बाकी जो साथी देश हैं उनसे कह रहा था कि आप आइए और यहां से जो है अपनी शिप्स ले जाइए, हम जो है आपकी मदद करेंगे, हम उनको गार्ड करते हुए नजर आएंगे, और फिर यही अमेरिका पीछे हट जाता है। सवाल यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अमेरिका की क्या रणनीति है। ये इतना आसान नहीं रहने वाला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो खुलवा पाए। आशीष, मैं यही इसी बात पे आ रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की गले की नस बन चुका है। वो नस ईरान को भी पता लग गई है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाता है तो अमेरिका जो है वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा, और जो दूसरे देशों के साथ अमेरिका के संबंध लगातार बिगड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस पे जो है विराम लग जाएगा। ऐसे में यही कारण है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बल पर डील करना चाहता था कि उसे पता था कि अमेरिका अगर पाकिस्तान पहुंचा है या अमेरिका अगर ईरान से बात करने के लिए आगे बढ़ा है, सीज फायर की बात अमेरिका की तरफ से की गई, पेस कम करने की बात अमेरिका की तरफ से की गई, जबकि ईरान इस पे तैयार नहीं था। अगर अमेरिका आगे बढ़ के इस तरीके की बातें कर रहा है तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो गले की नस है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। इसी के चलते ईरान जो है वो लगातार ये बातें कह रहा था कि अगर जो बातें हम 10 जो पॉइंट्स हमने रखे आप उन शर्तों को मान लीजिए, अगर आप उन शर्तों को मान लेते हैं तो जाहिर तौर पर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी खुल जाएगा, तमाम चीजों को वो देखेगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के पीछे ये भी ईरान की मंशा थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलता है तो उस पे जो है वो कर यानी टैक्स लगा दिया जाएगा शिप्स के आने और जाने के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका ये जानता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुलता है तो उसकी छवि जिस तरीके से लगातार अब तक बिगड़ चुकी है पूरे संसार में, आगे आने वाले समय में जो देश उसके साथ अभी भी मौजूद है वो कहीं ना कहीं उससे दूर हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है, और अमेरिका में भी आपने देखा, अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके से विरोध हो रहा है तो उनको अच्छी तरीके से ये पता है कि अगर ये चीजें जल्दी खत्म नहीं हुई तो कहीं ना कहीं उनकी सत्ता, उनकी कुर्सी जा सकती है। और वही प्रेशर है रजनीश, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। कोशिश जरूर की थी लेकिन वो भी कोशिश कहीं ना कहीं विफल होती हुई नजर आ रही। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रजनीश आपका। बढ़ेंगे आगे और एक दुख भरी खबर जो सामने आ रही है वो है फेमस सिंगर आशा भोसले के निधन को लेकर। हार्ट अटैक के बाद आशा ताई हम सब अलविदा कह चुकी है। आशा ताई का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में वो भर्ती थी। 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और ताई के जाने से फिल्म जगत में मातम पसरा है, मातम छा चुका है।
सुरों की रानी, सुरों की मलिका कही जाने वाली आशा भोसले या आशा ताई अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने से संगीत की दुनिया को बड़ा झटका लगा है। आशा ताई ने अपने करियर में हजारों गाना गाए, करीब 12,000 से ज्यादा गानों का जिक्र जो है वो निकलकर सामने आता है कि 12,000 से ज्यादा गाने उन्होंने गाए हैं। ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है जिनके साथ उन्होंने काम ना किया हो। हर तरह के गानों में उन्होंने एक अपनी अलग पहचान, एक अपनी अलग छाप हम सबके बीच छोड़ी, हमारे दिलों पर राज किया। चाहे वो रोमांटिक गाने हों, गजलें हों या फिर मस्ती भरे गाने हों, उनकी आवाज हर अंदाज में दिल पर छा जाती थी, दिल को छू लेती थी। उनकी यही खासियत थी कि हर उम्र के लोग उन्हें पसंद करते थे। उनका अगर सफर देखेंगे तो वो बेहद आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को पार करते हुए इतनी बड़ी पहचान बनाई। उनके जाने से हर कोई दुखी है, लेकिन उनकी आवाज और उनके गाने हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आशा भोसले भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपने संगीत के जरिए हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगी। तो आशा भोसले के निधन से एक बहुत बड़ी क्षति, एक बहुत बड़ा लॉस जो है वो देखने को मिला है। तो 1943 में माझा बल फिल्म से आशा ताई का सफर जो है वो शुरू हुआ। 1948 में चुनरिया फिल्म के सावन आया से शोहरत पाई और करीब देखिए 20 भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने आशा ताई ने गाए। पिता की मौत के बाद सिंगिंग की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। ताई ने अभिनय में भी अपनी किस्मत जो है वो भी आजमाई थी। 2013 में माई फिल्म में एक्टिंग से लोगों का दिल भी जीता था। सिंगिंग के साथ खाना बनाने का जो है उनका शौक था और कई बार उनकी जो वीडियोस भी देखने को मिले, दुबई हो या कुवैत हो, वहाँ पर ताई के कई रेस्टोरेंट जो हैं वो भी हैं। तो यानी वक्त ने आशा ताई को हमसे छीन ज़रूर लिया है, लेकिन नम आंखों से हम आशा ताई को अलविदा कह रहे हैं। लेकिन उनके जो गाने हैं, उनकी जो गज़लें हैं, वो आज भी हम सब के बीच हमारे दिलों पर राज कर रहे हैं और उन गानों के ज़रिए आशा ताई हम सब के बीच मौजूद हमेशा रहेंगी। बताया जा रहा है कि चेस्ट इन्फेक्शन के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब जो अंतिम संस्कार को लेकर खबर सामने आ रही है वो है कि कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। 8 सितंबर 1933 को आशा ताई का जन्म हुआ। सुरों की रानी मलिका वक्त के साथ हम सबको अलविदा कह चुकी हैं। नम आंखों से अलविदा हम लोग इस वक्त कहते हुए नजर आ रहे हैं। आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। रविवार दोपहर की बात है जब मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और बताया जा रहा है कि उन्हें शनिवार को शाम में भर्ती कराया गया था। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के मुताबिक आशा भोसले को कई मेडिकल समस्याएं थी और मल्टी ऑर्गन फेल्योर यानी उनके कई अंग फेल होने के कारण उनके निधन की बात जो है वो कही जा रही है। आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने भी कहा है कि जो लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वो सुबह 11 बजे उनके घर आ सकते हैं और शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। अभी अभी मुझे खबर मिली कि आशा जी अब हमारे बीच में नहीं है। मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आशा जी की गायकी के अलावा जो उनका व्यक्तित्व था वो हमेशा आपको, आप कितने भी अजीब और गरीब मूड में हों, आपको मुस्कुराने पर मजबूर करता था। मैंने उनके साथ करीब से काम किया है, उनके साथ स्टेज शोज़ किए हैं और आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी। गाने के बारे में क्या बोलूँ मैं आपको, गाने के बारे में तो मतलब बेवकूफ़ी होगी मेरी कि मैं बड़ा अच्छा गाती थी, उनके जैसा कोई गाता नहीं था। आज एक राष्ट्रीय धरोहर जिसे कहते हैं, नेशनल ट्रेजर, वो आज नहीं रहा।
चलिए बढ़ते आगे, वृंदावन की बात करेंगे। वृंदावन में यमुना से 2 और शव मिले हैं। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। हादसे के बाद आपको बताएं कि 15 लोग लापता हो गए थे, यानी उनके डूबने की खबर थी। लापता लोगों की तलाश जो है, उन्हें बचाने की कोशिश लगातार की जा रही थी। गोताखोरों की मदद जो है वो ली जा रही थी। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में यमुना नदी पर यह दर्दनाक हादसा हुआ था। पूरे इलाके को यह हादसा गमगीन कर गया। पंजाब के लुधियाना से आए श्रद्धालु श्रद्धा और आस्था के साथ बोटिंग कर रहे थे और इसी दौरान अचानक ये सफर मातम में बदल गया। नाव पलट जाती है और इससे ये बड़ा हादसा हो जाता है। बताया जा रहा है कि बोट पर बैठे सभी श्रद्धालु उस समय राधा नाम जो है वो गा रहे थे, जप कर रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हो जाता है। नाव हादसे का शिकार जो है वो हो जाती है और घटना के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। हर तरफ चीख पुकार जो है सुनाई देने लगती है और स्थानीय प्रशासन साथ ही साथ राहत बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और रेस्क्यू अभियान जो है वो शुरू किया जाता है, जो अभी भी जारी है। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की जान चली गई और उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। खैर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता प्रेम कौशिक हमारे साथ जुड़े। प्रेम का रुख करते। प्रेम, सबसे पहले अपडेट दीजिए कि अभी क्या कुछ वहां पर चल रहा है। रेस्क्यू अभियान क्या अभी भी चल रहा है? क्या अपडेट है अभी आपके पास? देखिए, आखिर 8-10 घंटे से ज्यादा इस समय बीत चुके हैं और अभी भी लगातार यहाँ पर रेस्क्यू कार्य जारी है। 14 किलोमीटर के अंदर के दायरे में जो है यहाँ पर जो है रेस्क्यू कार्य लगातार जारी किया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर 13 लोगों की अब तक जो है मौत हो चुकी है। यहाँ पर अब जो लापता लोग हैं, 3 लोग लापता है, उनको ढूंढने का लगातार यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएचसी पॉल्ट्री के और स्थानीय जो गोताखोर है वो लगातार यहाँ पर जो है रेस्क्यू का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। जिस तरह से स्थानीय जो प्रशासन है वो भी इसमें 3 दिनों से यहाँ पर जुटा हुआ है। जिस तरह से ये जो दर्दनाक घटना वृंदावन के यमुना नदी से सामने आई है, सबसे पहले जो घटना है आज तक के समय में जो यमुना नदी में ये घटना सामने है। अगर प्रशासन, देखिए सबसे बड़ी बात सवाल ये है कि जिस तरह से ये जो घटना सामने, इससे पहले अगर प्रशासन जाग जाता तो ये शायद घटना नहीं हो सकती थी। जिस तरह से जितने भी 34 यात्री जो नावों में स्टीमर में सवार थे, उनमें से किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना था, कोई भी सुरक्षा के मानक नहीं थे। ऐसे ही बिना सुरक्षा के मानकों के यमुना नदी में तेर फर्राटे लगाते हुए ये स्टीमर दौड़ रहे थे। और इसके साथ साथ जिस तरह से जो पॉन्टून पुल है, मतलब अस्थायी जो पुल है, उसको हटाने का कार्य जारी था, क्योंकि यहाँ पर जो रिवर फ्रंट का जो है कार्य चल रहा है। रिवर फ्रंट के कार्य के चलने के तहत यहाँ पर जो है गाद हटाई जा रही, जो यमुना नदी से गाद को हटाने का कार्य चल रहा है। उसके बाद में लोक निर्माण विभाग द्वारा ये जो पॉन्टून पुल है उसको बनाया जाता है, उसको हटाने का भी कार्य यहाँ पर चल रहा था। लेकिन अगर यहाँ पर हटाने का कार्य वो चल रहा था तो इससे पहले कोई सूचना क्यों नहीं जारी की गई? क्यों नावों के लिए एक दायरा नहीं बनाया गया कि नाव यहाँ तक नहीं आए? क्योंकि जहाँ पर ये घटना हुई वहां पर लगभग 25 फीट गहरा वहां पर गहराई है। वहां पर यमुना नदी में जिस तरह से ये गहरा पानी था, उससे पहले एक दायरा बनाना चाहिए था। यहाँ पर जो स्थानीय नगर निगम प्रशासन है वो अब तक क्यों नहीं जागा? क्यों नावों की जो स्थिति को नहीं देख सके? प्रशासन के फेल्योर पर सवाल उठाना लाजमी है प्रेम, लेकिन पहली जिम्मेदारी जो बनती है वहां पर जो लोग थे जब ये हादसा हुआ, सबसे पहला सवाल तो ये भी होना चाहिए कि उस नाव पर 34 लोग, अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो उस नाव की क्षमता 34 लोग की थी या नहीं थी? अगर नहीं थी तो उस पर 34 लोग गए क्यों? अलाउ कैसे किया गया? साथ ही साथ अमूमन इस तरह की घटना ना हो उसके लिए एहतियातन जो रेस्क्यू बोट्स होती हैं, क्या वो मौजूद थी? हाँ, देखिए बिल्कुल आशीष, यही सब चीजें हैं कि जिसको लेकर यहाँ पे प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर जो लोग नावों में, स्टीमर में यमुना नदी में सैर कराते हैं वह किसी भी मानकों पर नहीं होते। यहाँ पर किसी लाइफ जैकेट आप नहीं देख सकते हैं। आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई गोताखोरों की स्थायी जो है टीम नहीं है। यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को गाजियाबाद से बुलाया जाता है। जिस तरह से ये जो घटना हुई उसके 2 घंटे बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम आती है यहाँ पर। उससे पहले जो स्थानीय गोताखोर हैं वह इस कार्य में लग जाते हैं। उसके के बाद में यहाँ पे स्ट्राइक बंद जो मथुरा में है आरबी का, वहां से आरबी की टीम को बुलाया जाता है। अगर यहाँ पे स्थायी रूप से एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की टीम होती या पीएससी यहाँ पर जो है स्थायी रूप से यहाँ पर चौकी बनाई जाती, या फिर यमुना नदी के पास में कोई स्थायी चौकी होती तो शायद कुछ और लोगों को यहाँ पर बचने की उम्मीद हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की घोर लापरवाही देखी जा सकती है। और ये देखो लंबे समय से ये यमुना नदी में जो है स्टीमर दौड़ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि यहाँ पर
जो नाव जो है लकड़ी से बने नाव चलते थे उनमें भी कोई मानक नहीं थे। लेकिन जब ये स्टीमर यहाँ पर चलने लगे तो उससे पहले अगर ये कार्रवाई होती, अगर सभी यात्रियों ने लाइफ जैकेट पहना हुआ होता या फिर तमाम मानकों के तहत अगर ये स्टीमर चलते तो शायद सभी लोगों की जान भी बच सकती थी। लेकिन जिस तरह से इसमें कार्रवाई हुई घटना के बाद में यहाँ पर जो ठेकेदार है, जो पॉन्टून पुल का ठेकेदार है, उसको भी गिरफ्तार किया। साथ साथ में जो स्टीमर चालक है उस दोनों को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया गया है। इसके बाद में एक टीम जो बनाई गई है जिसको जो पंकज वर्मा एडीएम एफआर हैं उसके नेतृत्व में ये टीम जांच कर रही है। लेकिन जो बड़ी घटना सामने आई है इसमें सबको झकझोर के रख दिया है। इसमें एक ही परिवार के 8 लोग हैं और आज जो सुबह 2 शव बरामद हुए हैं उनमें से एक पुत्री, एक माँ की जो है पहले भी शव बरामद हो चुकी थी, उसकी बेटी की आज शव बरामद हुई है। ये दोनों ही माँ बेटी अपने पिता के लिए, मतलब बेटी अपने पिता के जो लंबे समय से बीमार थे उनके मनौती के लिए यहाँ पर वृंदावन आए थे। और देखिए अमून बात है, सभी श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं और वह लंबे समय से किसी न किसी ने तरह से परेशान होकर यहाँ पर एक सुख शांति के लिए यहाँ पर आते हैं। और नाव का जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में सभी देख सकते हैं कि सभी लोग भजन गा रहे हैं, राधे राधे का जयकारा कर रहे हैं, सभी खुशी है। लेकिन उस खुशी का जो है मातम में बदल जाता है कुछ क्षणों बाद। और कुछ लोग जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं श्रद्धालु, उनका भी कहना यह है कि अगर प्रशासन जल्दी से जल्दी अगर यहाँ पर रिकवर कर पाता या फिर जल्दी रेस्क्यू कार्य जारी हो पाते तो शायद हो सकता है कि और भी लोगों के बचने की उम्मीद हो सकती थी। बहुत शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी घटना होने का इंतजार क्यों किया जाता है, समय रहते वो तैयारी क्यों नहीं होती ताकि इस तरह की घटना ना हो और लोगों को दुख जो है वो ना पहुंचे। यहाँ रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।